आलोक कुमार पांडे मौजूद हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और साथ ही साथ मुंबई से मेरे सहयोगी अविनाश पांडे भी मौजूद है। अविनाश, आपका भी स्वागत है। आलोक जी, पहले मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा कि जो लामबंदी हो रही है गैर बीजेपी दलों के, जिसकी बैठक का दूसरा दिन है, आपको क्या लगता है? कोशिश तो सराहनीय है, लेकिन अभी भी इनके सामने कई चुनौती है। देखिए, हम लोग अगर कर्नाटका की मीटिंग की बात करें, शायद आपकी आवाज थोड़ी कट गई थी, हम लोग कर्नाटका पे ही बात कर रहे हैं। जी, कर्नाटका पे आपका प्रश्न है। जी, देखिए, विपक्ष को करोड़ मरो की स्थिति है 2024 का चुनाव। इसको मैं उत्तर प्रदेश के एक मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, उनका एक महीने पहले बयान आया था कि अगर हम 2024 में हार गए तो कुछ नहीं बचेगा। इससे ये हमें समझ में आता है कि विपक्ष के लिए 2024 की लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई है। अगर ये हारते हैं तो उनके लिए बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो ये बात विपक्ष के सारी पार्टियों को मैं मानता हूं कि यही चीज सारी नेताओं के अंदर है। अखिलेश जी के मन की बात थोड़ी बाहर आ गई, मीडिया में आ गई, लेकिन सारे दलों का मानना है कि अगर 2024 में बीजेपी पुनः जीत कर आ जाती है तो विपक्षी दलों के लिए, खासकर क्षेत्रीय दलों का जो है वो बुरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। क्षेत्रीय दलों को सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस बनी रहेगी, कांग्रेस नहीं खत्म होने जा रही है, लेकिन विपक्षी दलों की संभावनाएं और क्षीण हो जाएगी। और कांग्रेस भी अब नहीं चाहती है कि जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड टूटे और 3 बार एनडीए सरकार या नरेंद्र मोदी लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बन जाए। वो अब अगले 5 साल के लिए वो भी तैयार नहीं है विपक्ष में रहने के लिए। तो सबके पास एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम ये है, अभी मैं उसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कहता हूं, कि अपने अस्तित्व को बचाओ। और उस अस्तित्व को बचाने के लिए 2024 की लड़ाई का जीतना ज्यादा जरूरी है। इसलिए विपक्ष में आपको देखेंगे, जैसे मैंने पिछली बार कहा था कि शरीर में बहुत सारे दर्द हो, लेकिन एक बड़ी चोट लग जाए तो छोटी चोट को हम भूल जाते हैं। तो विपक्षी दलों में जो आपसी मतभेद है, एक दूसरे के कंपटीटर हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, अब पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कंपटीटर है, दिल्ली में भी है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी और कांग्रेस के साथ सामंजस्य बड़ा मुश्किल है। लेकिन इन छोटी समस्याओं को भूल करके 2024 के लिए वो यूनाइट होने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि उनके जो अस्तित्व में संकट आ सकता है वो ना आए। जी, बिल्कुल। और जो प्रोग्रेस की बात करें, अगर हम पटना साथ में नहीं है, आलोक जी, आप ही से अगर मैं सवाल पूछूं, तो ये जो पिछली एनसीपी में टूट पड़ना और उसका बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ आना, कितनी बड़ी बात है? नहीं, इस समय आप देखिए बीजेपी का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ है। जो कर्नाटका हार के बाद जो एक वेव चली थी कांग्रेस के लिए, कांग्रेस का एक कॉन्फिडेंस बढ़ा था, क्योंकि कांग्रेस ने वो प्राप्त कर लिया कर्नाटका में जो बहुत लंबे समय से उसे प्राप्त नहीं हुआ था। कांग्रेस इसके पहले हिमाचल में भी जीती थी, लेकिन कांग्रेस हमेशा क्या होता है, उस लंबे समय से जीतते जीतते जीत जाती है या जीतते जीतते हार जाती है। उससे क्या होता है, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग विजय नहीं होती। लेकिन कर्नाटका विजय ने बहुत स्ट्रॉन्ग विजय प्राप्त किया। कांग्रेस ने 136 सीटें लेके आई, और जहां तक मेरी जानकारी है कांग्रेस का लक्ष्य ही शायद 130 के आसपास था, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो लक्ष्य के बराबर या लक्ष्य से ज्यादा कांग्रेस कर्नाटका जीत के आती है, तो कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था। लेकिन उसके बाद उस कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस आगे विपक्षी दलों की एकता करती, उसके लिए ऑपरेशन लोटस हो गया महाराष्ट्र में। और भारतीय जनता पार्टी ने एनसीपी जैसे नेता, मतलब एनसीपी टूटी ही कोई बड़ी बात नहीं है। शरद पवार के नाक के नीचे एनसीपी का टूट जाना, तो जो शरद पवार जी ने पूरे जीवन में एक राजनीतिक पूंजी जमा की थी कि चाणक्य है भारतीय राजनीति के, ये है वो है, एक भाई इमेज थी। अब उनकी इमेज को डेंट करके एक नई पार्टी बना लिया। तो बीजेपी के लिए बिहार और महाराष्ट्र बहुत बड़ी चुनौती थी। प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है उसने शिवसेना तोड़ के अपने पास नई शिवसेना शामिल कर ली, एनसीपी तोड़ के अपने पास मेजर एनसीपी अपने पास शामिल कर ली। तो उससे क्या होता है, एनडीए इस समय आक्रामक और मजबूत है, और इसका फायदा आपको देखेंगे कि एनडीए की कॉन्फिडेंस पे, एनडीए के नेताओं के कॉन्फिडेंस पे दिखाई देता है। और कहीं ना कहीं यूपीए या उसको जो भी नाम दें, उसको थोड़ा सा नुकसान होता है। शरद पवार का वो ऑरा इस समय नहीं है कर्नाटका चुनाव में, कर्नाटका में, जो पहले पटना में था, क्योंकि एनसीपी के 2 टूट गए। तो एनडीए निश्चित बात है एज में है, एनडीए को निश्चित रूप से फायदा है, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा है, 10 साल का उनका कार्य करने का जो अपना सक्सेस है, जो उन्होंने काम किए, उसके साथ में ओबीसी नेतृत्व के साथ में है। तो निश्चित बात है एनडीए का एज है, और यूपीए उसी एज को खत्म करने के लिए प्रयासरत है।
समझ रही है कि इस बार जो चुनौती मिलने वाली है वो पिछले 2 चुनाव में सबसे बड़ी होगी, लिहाजा अपना जो कुनबा है जितना बड़ा किया जा सके वो बेहतर है। देखिए नीरज जी, बीजेपी 2019 में भी कुनबे के साथ गई थी। हालांकि जब उसे 303 सीटें मिल गई तो शायद उसने उस कुनबे का उस तरह से ख्याल नहीं रखा, मुझे लगा 303 तो हमारे पास ही है, तो इसलिए वो कुनबा कमजोर हुआ। तो 2024 के चुनाव में उसे कुनबे के साथ ही जाना। बीजेपी अगर 2019 में अकेले दम पे चुनाव लड़ती तो क्या 303 सीटें उसे आती? संभवतः नहीं आती। इस समय इलेक्शन जो है कोएलिशन का दौर है, गठबंधन का ही दौर है, गठबंधन के साथ ही जाना पड़ेगा। लेकिन बीजेपी के लिए समस्या कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी भी है उसके साथ। ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि 10 साल कोई सत्ता में रहे और एक वर्ग उससे नाराज ना हो। दूसरा जो जातीय समीकरण से उत्तर प्रदेश में बात करें, राजभर जी को लाना, देखिए राजभर जी का 10 जिलों में तो प्रभाव है ना मिनिमम, वहां उनके राजभर के नेता हैं राजभर जाति के, तो राजभरों को साथ में लाना या सपा के एक नेता को तोड़ करके ले आना ओबीसी नेता को, तो इस तरह ओबीसी ग्रुप को मजबूत करना। तो बीजेपी जहां जहां उसका रेड जोन है तो उस रेड जोन को येलो और ग्रीन जोन में कन्वर्ट करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, उसे रेड नहीं रखना चाहती। पूरी उत्तर प्रदेश की बात करें तो राजभर जी जब बीजेपी के साथ थे तो पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, लेकिन जब राजभर जी सपा के साथ गए तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। तो बीजेपी को पता था कि अगर 80 में से ज्यादा सीटें जीतनी है तो न केवल राजभर को जोड़ो, वो तो जयंत चौधरी के साथ भी सुन रहे हैं कि वो अपने साथ जोड़ने के लिए बहुत तीव्र रूप से प्रयासरत है। न केवल जयंत चौधरी से, जेडीएस में कर्नाटका के साथ देखिए, जेडीएस को पता है कि उसका जो वोट है वो शिफ्ट करके कांग्रेस में चला गया। अब अगर जेडीएस को भी सरवाइव करना है तो उसे बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा। और बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस के पास जो सर्वाइवल वोट है, शिफ्टिंग वोट है, अगर इसी तरह से लोकसभा चुनाव में पहुंच गया तो कर्नाटका में तो बीजेपी सर्वाइव नहीं कर पाएगी, उस तरह से वो रिकॉर्ड नहीं बना पाएगी। तो बीजेपी के लिए भी, क्योंकि बीजेपी ज्यादातर राज्यों पर अपना पीक पा चुकी है, उस पीक को दोबारा पाने के लिए अपने के साथ साथ अपने कार्यों के साथ साथ उसे राजनीतिक क्षेत्रीय दलों का समर्थन भी चाहिए उस पीक को पाने में। 2024 में बीजेपी अपने पीक को सारे राज्यों पे जहां पीक पर पहुंची थी दोबारा अपने दम पर पीक पर पहुंचने में उसे दिक्कत है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे बिहार। इसलिए बीजेपी जो है गठबंधनों की तरफ बहुत तेजी से अपने आप को जोड़ रही है। इवन देन ऐसे गठबंधनों को भी ला रही जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, इनके एक भी सांसद नहीं हो सकता, 2 विधायक भी ना हो, कि वो 38 दल, 38 बनाम 26 हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस समय दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों की संख्या पर भी जोर दे रहे हैं जिससे उनके पक्ष में हवा बने। जी नीरज। लेकिन आलोक जी सवाल यह है कि अभी तो चलो इस बात पर एका हो गया कि बीजेपी को हराना है, कोशिश विपक्ष कर रहा है कि बीजेपी के खिलाफ एक ज्वाइंट कैंडिडेट उतारा जाए ताकि गैर बीजेपी वोट बटे ना। लेकिन सवाल यह कि अभी कई सारी चुनौतियां बाकी है, मुद्दों को लेकर चुनौती बाकी है। जैसे हमने पहले चर्चा की थी कि अगर फारूक अब्दुल्ला की पार्टी कहती है कि नहीं, पहले हमें ये पता लगे कि 370 को दोबारा लागू करने को लेकर आप अपनी राय बताइए तब हम ना समर्थन देंगे, फिर क्या होगा। अब यूसीसी आने वाला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर उस पर जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम इसके समर्थन में हैं, बस हम ये चाहते हैं कि आम राय बनाई जाए, लेकिन बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो यूसीसी के समर्थन में नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे जैसे सच में ये एक शेप लेगा यूपीए, फिर जब मुद्दों आधारित समर्थन की बात होगी या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात होगी, तो आपको नहीं लग रहा है उसमें बहुत ज्यादा पेचीदगी आने वाली है, क्योंकि हर पार्टी देखेगी कि उसकी राजनीति को कौन सा मुद्दा सूट करता है। देखिए नीरज जी, विपक्ष के लिए भी उतना आसान नहीं है। एक तो प्रधानमंत्री का चेहरा, ऊपर से ओबीसी चेहरा, बीजेपी का दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना, भारत की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरना, और विपक्ष का जो बीजेपी यूसीसी लेके आ रही है वो ऐसा थोड़ी ना कि वो जान नहीं रही है। यूसीसी एकमात्र ऐसी कील बन सकती है जो विपक्षी एकता के गुब्बारे को फोड़ सकती है, क्योंकि यूसीसी में ऐसे दल जो सेकुलर है, ऐसे दल जो माइनॉरिटी अर्थात मुस्लिम मत पर बहुत निर्भर है, उनके लिए यूसीसी के साथ खड़े हो रहना बड़ा मुश्किल है। तो बीजेपी जानबूझकर यूसीसी वाले मुद्दे को आगे बढ़ा रही है जिससे विपक्षी एकता में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बन ही ना पाए, क्योंकि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम यूसीसी के साथ नहीं बन सकता। बहुत सारे ऐसे दल अभी कर्नाटका में है जो यूसीसी का समर्थन नहीं कर पाएंगे, इसलिए बीजेपी यूसीसी जैसे मुद्दों को लेकर के आ रही है। 370 के जैसे आपने गिनाया, अभी तो वहीं पर एक बात फंसा हुआ है, वो तो छोटी बात है 370 वाली। नीरज जी, मैं मानता हूं कि यूसीसी एक पिन बन सकती है एनडीए की, जो यूपीए की गुब्बारे की हवा निकाल सकती है। तो विपक्ष को भी
बहुत बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, अपने छोटे छोटे या अपने उन मुद्दों पे रिस्क लेना पड़ेगा उसका वोट बैंक का, अगर वो बीजेपी को हराने के लिए वाकई यूनाइट होते हैं। अगर वो यूनाइट नहीं होते हैं, वो मीटिंग करते रहते हैं, एक संदेश देते हैं कि हम यूनाइट हैं, बाकी सब लोग अपने अपने राज्यों पे अपनी शक्ति से लड़ेंगे, अगर कि जो जितना सीट लेके आ जाए, अगर विपक्ष के लोग पूरी सीट एक लेकर के आ जाते हैं तो जिसके जितनी भागीदारी होगी, जितने जितने सांसद होंगे, उस सब में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री तय कर लेंगे, तो एक अलग मैटर है। लेकिन अगर वो वाकई सीरियसली बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं तो उन्हें अपने छोटे छोटे नुकसानों को छोड़ना होगा, उन्हें यूसीसी जैसे मुद्दे को सॉल्व करना होगा। मान के चल रहे वो कि यूसीसी आने वाला, तब क्या होगा? तो विपक्षी एकता के लिए भी राह उतनी आसान नहीं है, उन्हें बहुत बड़े प्रयास करने होंगे, उन्हें अपने व्यक्तिगत घाटों को छोड़ना होगा और विपक्ष की एकता के लिए काम करना होगा, तो ही फिर वो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना पाएंगे। वरना वो सिर्फ मिलते रहेंगे, मीटिंग करते रहेंगे, मीडिया की कवरेज आएगी, लेकिन देश को एक सीरियस विकल्प देने के तरफ वो नोटिस करवा पाए, वो फिर हमारे, मुझे लगता है वो थोड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल। अविनाश जी, एक चुनौती और जो विपक्ष के सामने है अभी वो ये कि आखिर लीडर कौन होगा। एनडीए में कम से कम ये उलझन तो नहीं है कि इस गठबंधन का लीडर कौन होगा। आपको क्या लग रहा है कि किस पर सहमति बन सकती है, या ये सहमति क्या बनाई जानी कितनी जरूरी है? क्योंकि राजनीति अब चेहरों पर लड़ी जाती है, मुद्दों पर तो लड़ी जाती है, आपको फेस भी बताना पड़ता है कौन। तो आपको क्या लग रहा है कितना बड़ा चैलेंज है विपक्ष के? नीतीश के नाम पर बनती है तो क्या लालू इससे रजामंद होंगे, और नीतीश के नाम पर बनेगी तो क्यों बनेगी? क्योंकि वो खुद अपने स्तर पर 10-15 सीटें जीतने की स्थिति में बिहार में नहीं है। राहुल को लेकर बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी अपने अपने रिजर्वेशन है, उनको अपनी उनकी चिंता है राहुल गांधी को लेकर। केजरीवाल जरूर उभर रही आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी उनका लोकसभा में कद वो नहीं हो पाया कि कोई उनकी सत्ता स्वीकार करे। मायावती तो इस गठबंधन का हिस्सा नहीं है। ममता बनर्जी क्योंकि गैर हिंदी भाषी स्टेट से आती हैं और उनकी सत्ता भी स्वीकार की जाए या ना की जाए, इस पर भी सवाल है। तो आपको क्या लग रहा है कि अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज होने वाला है? नहीं, ममता बनर्जी तो वैसे ही ब्राह्मण समाज से आती हैं और ओबीसी वर्सेस ब्राह्मण अगर खड़े होंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोदी जी ने एक जो ऑरा क्रिएट किया है जिसमें सवर्ण मोदी जी के साथ कंफर्टेबल है, लेकिन वो ओबीसी वाद की सब की राजनीति खेल रहे हैं पिछले 10 सालों से। तो आप अगर ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर बना देंगे तो वो तो बिल्कुल आप ओबीसी और एससी दोनों विरोधी हो जाएंगे। तो ब्राह्मण चेहरा के रूप में तो मैं नहीं मानता कि ममता बनर्जी आएंगी, आ जाए तो भाई भारतीय राजनीति संभावनाओं का खेल है। और रही बात नीतीश कुमार जी की, तो ठीक है ओबीसी नेता है, 17 साल से मुख्यमंत्री हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है किसी को प्रोजेक्ट करके एनडीए जाएगा, वो यूपीए जाएगा, मुझे लगता ही नहीं। यूपीए जाएगा कि बगैर चेहरे के, जैसे 2004 में गए। फिर जो सबसे बड़ी पार्टी होगी उस पार्टी का नेता प्राइम मिनिस्टर होगा। मुझे नहीं लगता कि किसी एक चेहरे पर यूपीए या उसे जो गठबंधन के हैं विपक्ष का, वो एक चेहरे पर चुनाव लड़ने प्राइम मिनिस्टर के रूप में जाएगा, मुझे नहीं लगता। कांग्रेस ने, जो भी खड़गे ने कहा कि हम अपने आप को कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर उस पर नहीं जाएगी, कांग्रेस सिद्धांतों की लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस संविधान बचाने की लड़ाई लड़ेगी, क्या ये बात चुनाव के बाद में भी स्थिर रहेंगे जब उनके सबसे ज्यादा दल होंगे, मालिक उनके 110 सांसद आगे कांग्रेस के, और नीतीश कुमार जी 8 सांसद लेके बैठे हैं, तो क्या 8 सांसद वाले को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे कांग्रेस? नहीं बनाएगी, ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। लेकिन अभी विपक्ष को एक रखना है, तो एक ऐसा मुद्दा जो प्राइम मिनिस्टरियल वाला मैटर की कौन पीएम बनेगा, इसको हमें लगता है कि विपक्ष किनारे रख देना चाहता है, खासकर कांग्रेस किनारे रख देना चाहती है कि इसको छोड़ करके एक लड्डू है। अब देखिए, जिस हम सबसे कहेंगे तुमको ये लड्डू मिलेगा, नीतीश भी पीएम बन सकते हैं, ममता भी बन सकती है, कुछ लोग तो बहन मायावती जी के लिए भी कह रहे हैं कि वो भी बन सकती है, हालांकि वो अभी तक मीटिंग में शामिल नहीं हुई है। तो कई लोग जो आलोक जी, एक आखिरी सवाल, एक बात ये निकल कर आई है इस मीटिंग में यूपी की कि हर स्टेट के हिसाब से अलग रणनीति भी बन सकती है। तो इसके क्या मतलब है कि अगर सपोज पंजाब, पश्चिम बंगाल है, पंजाब में कांग्रेस को लगता है कि उसकी भी दावेदारी है, आम आदमी पार्टी को लगता है उसकी भी दावेदारी है, तो क्या ये दोनों दल अपने सभी कैंडिडेट जो सभी सीटों पे खड़े करेंगे? या उसी तरह वेस्ट बंगाल में क्या कांग्रेस भी अपने कैंडिडेट सभी सीटों पे खड़ा करेगी और टीएमसी भी खड़ा करेगी? तो ये जो स्टेट की बात की जा रही है, इसके क्या मायने हैं? नहीं, मुझे भी यही लग रहा है कि ये अगर इस तरह से चुनाव लड़ेंगे तो वैसे भी मतलब फिर आपकी क्या यूनिटी रहेगी, आप क्या संदेश देंगे एनडीए के खिलाफ?
अगर आप राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं पॉलिटिकल कंपटीटर की तरह, भाई आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में वैसे भी क्या हैसियत रखती जो लड़ेगी? आम आदमी पार्टी की जो हैसियत है वो पंजाब और दिल्ली में है, वहां तो कांग्रेस से प्रतिद्वंदता में लड़ेगी, तो क्या संदेश दोगे आप? आप बंगाल में कांग्रेस और ममता बनर्जी आपस में लड़ेंगे, देश को क्या संदेश देंगे आप? तो इसलिए मुझे लगता है कि ये वाली रणनीति तो बीजेपी को सूट करेगी अगर आप इस तरह से लड़ते हैं राज्यवार। मुझे लगता है कि उनको जो करना चाहिए वो ये कि चाहे जितना बड़ा सेक्रीफाइस करे, उन्हें यूनाइट दिखना होगा एनडीए के अगेंस्ट में। अगर आप यूनाइट नहीं दिख सकते हैं, राज्यों में अलग अलग कंपटीशन लड़ेंगे, राज्यों में अलग अलग विरोधी की तरह चुनाव लड़ेंगे और केंद्र में कहेंगे ये केंद्र के चुनाव में ही आप राज्यों के द्वारा अलग अलग लड़ेंगे और वैसे अलग लड़ेंगे, तो बीजेपी को नहीं हरा पाएंगे। आप यूनाइट होने का संदेश ही नहीं दे पा रहे। एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसा चेहरा, एक तरफ बीजेपी जैसी पार्टी, सत्ता में 10 साल, पैसे की कमी नहीं भारतीय जनता पार्टी के पास, संसाधनों की कमी नहीं बीजेपी के पास, और आप यूनाइट भी अगर नहीं दिखेंगे और राज्यों में अलग अलग तरह से चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी को कैसे हरा पाएंगे? देश के लोगों कैसे भरोसा करेंगे कि श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी पंजाब जा रहे हैं, वहां अरविंद केजरीवाल की बुराई कर रहे हैं, फिर अरविंद केजरीवाल और सोनिया गांधी कहीं एक कॉमन बैठे वहां बीजेपी की बुराई कर रहे हैं, ममता बनर्जी बंगाल में कांग्रेस की बुराई कर रही है और मध्य प्रदेश में आके कांग्रेस की बड़ाई कर रही है। ऐसे तो विपक्षी एकता की संभावना मैं मानता हूं कि छीड़ है। हालांकि ये लोग अपने अपने ईगो को संतुष्ट कर सकते हैं, हालांकि अपने क्षेत्रीय दलों को इससे बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए एक स्ट्रांग अपोनेंट आप दिखाई देंगे चुनाव के पहले, इस तरह की रणनीति से मुझे लगता है कि वो संभावना कम हो जाएगी। हालांकि जो आप बात कह रहे हैं ये बात बहुत सीरियसली चल रही है कि हम राज्यों में अलग अलग रणनीति बना के चुनाव लड़े, लेकिन मुझे लगता है कि ये पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा नीरज जी, इससे कोई फायदा विपक्ष को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर पंजाब में से हमने कहा कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग सीटों में चुनाव लड़ते हैं, सभी लोकसभा सीटों पर, और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपने चुनाव प्रचार में लगातार ये कहती है कि आम आदमी पार्टी ने तो कुछ किया नहीं, पंजाब को बर्बाद कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो फिर दूसरे राज्यों में दोनों एक ही मंच पर जाकर बीजेपी को कैसे कोसेंगे या गाली देंगे? उसी तरह पश्चिम बंगाल को ले ले, अगर केरल को ले ले, तो वहां पर भी जो यूपीए का हिस्सा है पार्टियां, अगर वहां अलग अलग लड़ती हैं तो फिर इससे जनता में एक तरह से माहौल बनेगा। तो उस चुनौती से कैसे यूपीए पार पाएगा ये भी देखना होगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक निश्चय जरूर दिखता है यूपी के अंदर कि नहीं, हमें साथ मिलकर लड़ना है। उसकी तारीफ इस बात की है कि बिहार में पटना में जो बैठक हुई थी और अब बेंगलौर में जो बैठक हो रही है, इस बीच उसकी संख्या बढ़ी है। 16 से 25 जो है दावा किया जा रहा है कि अब इस गठबंधन में सहयोगी हो गए हैं। झटका ये लगा है कि पिछली बार एनसीपी